2013 की केदारनाथ त्रासदी, इसकी भयानक यादें जहन में आज भी ताजा है। केदारनाथ धाम में अब एक बार फिर भक्तों की रौनक लौट आई है, लेकिन एक दशक पहले हुई इस त्रासदी का डर अब भी रह रहकर सताता है। 16 जून 2013 को उत्तराखंड के केदारनाथ में जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तेज बारिश, बादल फटना और फिर भयानक बाढ़, इन तीनों ने मिलकर केदारनाथ और आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया। यह सब इतना तेज और अचानक हुआ कि हजारों लोग कुछ समझ भी नहीं पाए और सब कुछ पानी पानी हो गया, सब कुछ बह गया। दरअसल केदारनाथ के ऊपर और आसपास के पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही थी। 16 जून की रात को चौराबाड़ी झील टूट गई और अचानक बादल फटने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद बर्फ और मलबे के साथ पानी का सैलाब मंदिर पर टूट पड़ा। इसने रास्ते से आई हर चीज को बहाकर अपने साथ ले गया, वो चाहे होटल थे, दुकानें, घर, पुल या फिर श्रद्धालु। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस आपदा में करीब 5700 लोगों की मौत हुई, लेकिन स्थानीय लोग और बचाव कर्मियों का कहना है कि यह संख्या 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। सैकड़ों शव तो कई दिनों तक मलबे में दबे रहे थे, कुछ तो महीनों बाद मिले। हजारों लोग लापता हुए, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। त्रासदी का चमत्कार यह था कि केदारनाथ मंदिर जस का तस रहा, जबकि उसके आसपास सब कुछ बह गया। मानो प्रकृति ने सब कुछ वैसा ही कर दिया हो जैसा कई साल पहले हुआ करता था। मंदिर के पीछे एक बड़ी सी चट्टान आकर रुकी, जिसने तेज बहाव को मंदिर से टकराने ही नहीं दिया। सितंबर 2014 में लगातार बारिश और झेलम नदी उफान पर रही, जिससे कश्मीर में भारी बाढ़ आई। झेलम नदी, जो आमतौर पर कश्मीर को जिंदगी देती है, वो खुद एक मौत का पैगाम बन गई। जब यह नदी उफान पर आई तो पूरा श्रीनगर जलमग्न हुआ। लोगों के घर, दुकान, अस्पताल, सब कुछ पानी में डूब गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस बाढ़ में 550 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगभग 2.5 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए। आर्थिक नुकसान का अंदाजा 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच में लगाया गया। कई पुल और सड़कें टूट गई और पूरा संचार तंत्र ठप हो गया। विशेषज्ञों ने कहा कि झेलम नदी के किनारे बिना प्लानिंग के निर्माण, अवैध अतिक्रमण और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र के जाम हो जाने के कारण पानी निकल नहीं सका। इसके अलावा सरकार के पास कोई समय रहते अलर्ट सिस्टम नहीं था, जिससे लोग पहले से तैयार हो पाते। नवंबर से दिसंबर 2015 के बीच तमिलनाडु, खासकर चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर बारिश के समुद्र में तब्दील हो गया। लगातार कई हफ्तों तक मूसलाधार बारिश होती रही और जब 1 दिसंबर को चेन्नई में 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई तो यह आंकड़ा सदी में सबसे ज्यादा का बना। सड़कों से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, आईटी पार्क और कॉलोनियां, सब कुछ पानी में डूबी नजर आई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई और लगभग 18 लाख लोग बेघर हुए। चेन्नई और आसपास के जिलों में हजारों घर तबाह, कारोबार चौपट और जिंदगी रुक सी गई। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब बंद रहे। तमिलनाडु सरकार ने बताया कि राज्य को इस आपदा में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ। आईटी कंपनियां बंद रही, एयरपोर्ट को 5 दिन तक बंद करना पड़ा और चेन्नई का पूरा ट्रैफिक सिस्टम ठप हो गया। 2020 में केरल में आई बाढ़ भी तबाही से कम नहीं थी। 1 जून से लेकर 18 अगस्त 2020 तक भारी मॉनसूनी बारिश के चलते घाटी वाले इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। करीब 104 मौतें दर्ज की गई, हजारों लोगों पर इसका असर हुआ। राज्य को 19,000 करोड़ का नुकसान बताया गया। कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं जो एक्चुअली डिजास्टर नहीं है। अब मान लीजिए बाढ़ है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल डिजास्टर। एक्चुअली क्या प्लानिंग नहीं है ये। बाढ़ किसे कहते हैं? बाढ़ कहते हैं अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि जब पानी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अनकंट्रोल हो जाता है, दैट इज फ्लड। और अगर इसे हम चैनलाइज कर दें, इसको हम कंट्रोल कर दें, इसके हम डैम बना दें बड़े बड़े, वहाँ पर इसको इकट्ठा कर दें पानी को, तो इसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो और ह्यूमन भी कह सकते हैं फॉल्ट, तो ये उसमें आ जाता है मैन मेड में। साल 2023 का मॉनसून हिमाचल प्रदेश के लिए काल बनकर आया।
24 जून से सितंबर तक चली इस भारी बारिश ने इतिहास में दर्ज सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा का रूप लिया। जुलाई के दूसरे हफ्ते में बारिश सामान्य से 400% से भी ज्यादा रिकॉर्ड दर्ज की गई। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के कई जिलों, जिनमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और कांगड़ा में लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाएं एक के बाद एक देखने को मिली। पूरे सीजन में लगभग 150 भूस्खलन, 90 फ्लैश फ्लड्स और 100 से ज्यादा बादल फटने की घटनाएं दर्ज हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 300 से 450 लोगों की मौत हुई। करीब 38 लोग लापता हुए। हादसे में 10,000 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। इस दौरान लगभग 12,000 घर या तो पूरी तरह से ढह गए या फिर रहने के लायक नहीं बचे। सड़कों की हालत ऐसी हुई कि करीब 13,000 सड़क मार्ग पर यातायात बंद रहा। कई किलोमीटर तक बिजली व जल आपूर्ति लाइनों को नुकसान पहुंचा। शुरुआती नुकसान 3700 करोड़ रुपए का था, जो बाद में बढ़कर 10,000 से 12,000 करोड़ तक पहुंचा। केंद्र सरकार ने राहत के लिए एसडीआरएफ से लगभग 189 करोड़ रुपए जारी किए, जबकि राज्य सरकार ने पूरे हिमाचल को प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया। जब भी मेघों में जो होता है आर्द्रता की और घनत्व की अधिकता होती है और वो एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनका तुरंत ही संश्लेषण हो जाता है, उस कारण से हम देखते हैं कि बादल फटना, यानी एक ही समय पर कुछ ही समय में बहुत सारी वर्षा हो जाना, उसे हम बादल फटना कहते हैं। और उससे बहुत अधिक नुकसान आजकल हो रहा है, क्योंकि बादल फटने की घटनाओं में जो मेघ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें क्यूमुलोनिम्बस कहते हैं, और वो भी जलवायु परिवर्तन के कारण उन मेघों का अधिक निर्माण हो रहा है। और जब भी वो मेघ ऐसी एक जगह पर तुरंत अपना सारा का सारा प्रेसिपिटेशन खो देते हैं, उसे हम बादल फटना कहते हैं। पहाड़ों पे 3 तरीके की स्लाइड होती है। एक होती है स्नो स्लाइड, यानी बर्फ का जो फिसलना, इसे एवलांच बोलते हैं। दूसरा होता है मड स्लाइड। ये मड स्लाइड आपने बहुत अभी कॉमन हो गया, पहले नहीं था ये। इसी को हम लोग लैंडस्लाइड भी बोलते थे। ये मड स्लाइड के साथ में बड़े बड़े बोल्डर्स और पहाड़ों के पीसेस जो वो स्लाइड होके नीचे आते हैं, उसको हम लोग कॉमन जो प्रचलित भाषा में लैंडस्लाइड कह देते हैं। और तीसरा होता है पहाड़ का पानी का प्रेशर ऊपर से आता है, तो उसके साथ में जो पूरे चीज़ तबाह होती है, पूरा गांव का गांव स्लाइड कर जाता है, उसको भी हम लैंडस्लाइड कह देते हैं।